हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर रात्रि के 9 बजे डेली क्लासेस हमारी रहती है ना, तो डेली क्लासेस अटेंड कीजिए। पर आज की जो क्लास है वो महामैराथन है, आपकी 50+ क्वेश्चन है। आज टोटल 50, कल 50 नहीं हो पाए थे, 40 क्वेश्चन थे, लेकिन आज आपके पूरे 50 क्वेश्चन है। और जो आपके 50 क्वेश्चन पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कोई भी सेशन छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक, चलिए तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं। देख लीजिए टेली सभी की लिंक दी हुई है ना, अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सब आपको लिंक मिल, यूट्यूब की मिल जाएगी, टेलीग्राम की मिल जाएगी, व्हाट्सअप की मिल जाएगी, ये आपको फेसबुक पेज की मिल जाएगी। तो ये मेरा छोटा संदेश है, सभी लोग जुड़ जाइए जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं ना, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। ये मेरा छोटा संदेश है आप सबके लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं डेली क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शेयर करना है। तो आप लोग सभी लोग जाएं और ईमानदारी से अपने सभी ग्रुपों में शेयर करके आएँ। फेसबुक में, व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में सभी लोग ट्वीट करके आ जाएं, सभी लोग शेयर करके आ जाएं, है ना, ताकि आज के जो 50 क्वेश्चन है आज हमारे कोई भी साथी यहाँ पर ना छोड़ पाए, है ना, कोई भी आपका साथी ना रह जा पाए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन। देखिए पहला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सभी लोग शेयर जरूर करते हैं। बीच बीच में 50 क्वेश्चन पूरे टोटल है ना, कोई भी साथी क्लास के बीच में नहीं जाएगा, क्लास के अंत तक बने रहना है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर नाम देख रही हूँ कौन से साथी बीच में आ रहे हैं, कौन साथी जा रहे हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। बताइए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है। नए तथ्यों की खोज करना है, या फिर स्थानीय समस्याओं का समाधान देना है, या फिर ज्ञान देना है, या नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना है। तो आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा राइट ऑप्शन, बताएं सभी लोग। राइट ऑप्शन जो हो जाए, क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, स्थानीय समस्याओं को समाधान करना होता है ना। चूंकि ये होता क्या है, इसमें कुछ ग्रुप होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि स्थानीय समस्याओं को कहना चाहिए कि एक क्रियात्मक है ना एक्टिविटी करके, अनुसंधान खोज करके उस चीज को समस्याओं को देखते हैं, फिर उसका समाधान निकालते हैं ना। तो ये क्या हो जाता है, एक स्थानीय समस्या से रिलेटिव ये क्रियात्मक अनुसंधान आपका है ना, ये क्या है आपका स्थानीय समस्याओं के समाधान से रिलेटिव है ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बात करते हैं अपने फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अपना हम यहाँ पर मैराथन क्लास है, टोटल 50 क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा सभी लोग, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, जब शिक्षक फुर्सत में हो, या फिर जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, या कुछ समय के पश्चात, या फिर तत्काल जब विद्यार्थी की जिज्ञासा की गई हो। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन, बताएं सभी लोग। सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका। बच्चे की जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए, जब शिक्षक फुर्सत में हो। तो मतलब जब बच्चा आपसे जानना चाहता है अभी वर्तमान में, तो क्या आप बाद में थोड़ी ना उसको बताओगे, आपको तात्कालिक ही उसके रुझान जो उसकी जिज्ञासाएं हैं उसको शांत करनी पड़ेगी, है ना। तो जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, जब समय के पश्चात नहीं, आपका जो तत्काल जब विद्यार्थी की जिज्ञासा हो तभी आपको बताना चाहिए। इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और सभी साथी जो लोग जुड़ते जाएंगे सभी लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि जो अभी 3 बजे वाली क्लासेस नई क्लास स्टार्ट होने वाली हम लोग की, है ना। अभी हमने एक शेड्यूल बनाया नहीं, क्योंकि आप लोग टाइमिंग बता दीजिए क्या टाइमिंग रखी जाए, 3 बजे रखी जाए या फिर शाम को 6 बजे रखी जाए, है ना। आप लोग जो टाइम बताएंगे वही टाइम, ताकि सभी साथी जुड़ पाए उतने समय, है ना। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे टाइमिंग क्या रखी जाए, वही टाइमिंग रखी जाएगी। 3 बजे क्लास है, उसमें कुछ हम कुछ प्लान किए हैं, ताकि हम सभी जो एमपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जो वर्ग 2 के हुए हैं उनमें सबको डिस्कस करेंगे, एक अपनी अलग स्ट्रेटेजी रखेंगे उसमें, ताकि आपको कुछ आपके कहना चाहिए सक्सेस के होने के लिए आपको कुछ समथिंग आपको आंसर आपको नंबर दिला पाए। वो जो क्लास रहेगी कुछ हटके रहेगी। ठीक, चलिए बाकी क्लासों से थोड़ा हटके रहेगी, ठीक है। चलिए हम कुछ उसमें अलग सीखेंगे, है ना, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट से ज्यादा रिलेट हो वो। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए, क्या है इसमें, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। क्या है यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि बच्चों में सीखने के लिए और सुनने के लिए अधिगम योग्य आपको क्या बनाना, इन्वायरमेंट बनाना है, तो उसके लिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उपयुक्त है। पहला बताइए, शिक्षार्थियों को छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ये देना होगा, या फिर आपका एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, ये होगा, निरंतर गृह कार्य देते रहना, ये होगा, या फिर सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना होगा। बताइए आंसर कीजिए।
बच्चों में सीखने के लिए मतलब कैसी हो प्रोसेस, कैसी हो मतलब आपकी लर्निंग कैसी हो, सीखने का वातावरण बना रही हो वहां पर, है ना, अधिगम योग वातावरण, मतलब कि माहौल ऐसा होना चाहिए ताकि सीख, क्योंकि अब ये बताइए कहीं पर पार्टी चल रही है तो अगर आप पढ़ाई करें तो क्या पार्टी के बीच आप पढ़ाई कर सकते हो? नहीं, आपको एक वातावरण बनाना पड़ता है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शिक्षार्थियों को छूट देना होगा कि क्या सीखना कैसे सीखना। मैं आपको क्यों बता रही हूँ बार बार कि आप लोग टाइमिंग अपना डिसाइड कर लीजिए। क्यों कह रही, रीजन यही होता है ना, मेरा रीजन यही है कि आप लोग को पढ़ना आप लोग को है ना, कंटेंट देना मेरा काम है लेकिन पढ़ना आपका काम है। आपको ही वातावरण को माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। मैं आपको कहती हूँ बार बार कि आप लोग जाके साथी, आप लोग सभी साथियों को शेयर करके आइए। आप लोग क्यों कहती हूँ? ताकि आप लोग के जो साथी रह गए हैं वो लोग, जो लोग नहीं जुड़ पाए, आप लोग जोड़ लीजिए उनको। तो आपका एक शायद कुछ जैसे एमपीटेट का एग्जाम थोड़ा डिले हो गया, आगे चला गया है, तो कुछ साथी जो लोग कोचिंग नहीं मिल पाया था जिनको, है ना, जिनके पास इतने पैसे नहीं है जो कोचिंग ले पाए, तो यहाँ पर फ्री क्लासेस उनको मिल जाएगी। तो आप लोग शेयर कर, ताकि शायद आपके कारण कुछ फ्रेंड्सों का आपका हेल्प हो पाए, है ना। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि उनको नोटिफिकेशन डेली क्लासेस का मिल सके, क्योंकि हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन डेली करेंगे, है ना। कितने क्वेश्चन डेली? 50 क्वेश्चन। चलिए, आजकल जो बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। क्या कहते हैं? जैसे आजकल बच्चों को क्या कहा जाता है? गलत जब उनकी धारणाएं हो तो क्या कह दिया जाता है? उनको वैकल्पिक धारणाएं की एक प्रवृत्ति बता दी जाती है। क्या है इनकी? कुछ ऐसी प्रवृत्ति है। इसे कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहर शब्दों का उपयोग करना, या फिर बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना, मतलब कि जो उनकी प्रवृत्ति होती है कि उनको प्रौढ़ों के इक्वल कर देना है। या फिर आपका थर्ड कह रहा है बच्चों के समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन? सभी लोग आंसर करेंगे। आपका फोर्थ का राइट ऑप्शन, क्योंकि आजकल जो बच्चों की धारणाएं होती है, वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। लेकिन इसे और क्या कहा जा सकता है? उसे यह कहा जा सकता है कि जो बच्चे सोचते हैं वर्तमान में, तो वो कैसे सोचते हैं? बच्चे उनके सोचों से, प्रौढ़ों से सोच से उनकी सोच भिन्न होती है ना। क्या हो जाती है? जो प्रौढ़ों की उनकी सोच होती है प्रौढ़ों से अलग होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोग जरूर ये ध्यान दीजिए कि आपके साथी क्या जुड़ पाए हैं या नहीं जुड़ पाए हैं। अगर नहीं जुड़ पाए तो आप लोग जरूर जोड़ लीजिए, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है ना। बच्चों को जो आप पनिशमेंट देते हो ना, शाब्दिक शब्द कह करके या फिर बिना शब्द के ही आप डांट देते हो। मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे आप कुछ ऐसा डर क्रिएट करते हैं क्लास में टीचर की, फिर डंडे से पिटाई करते हैं, या फिर डंडे से पिटाई नहीं करते तो कुछ ऐसा माहौल, डरावना सा माहौल कर देते हैं, बिना शब्द के गैर शाब्दिक भी वहां पर माहौल बना देते हैं। तो उसका इस सबको देने का परिणाम क्या होता है? उन्हें कार्य करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कर रहे हो, या फिर बच्चे की छवि की सुरक्षा के लिए कर रहे हो, उनके अंकों में सुधार के लिए कर रहे हो, या फिर उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करने के लिए कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो बताइए? उनके स्वयं की, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते आप। दंड की बात हो रही है ना, यहाँ पर दंड की बात हो रही है, तो उनको आप दंड दे करके आप प्रेरित नहीं कर सकते किसी बच्चे को, ना उनकी छवि को सुधार सकते, ना उनके अंकों में सुधार कर सकते हो, है ना। तो जो परिणाम होगा तो क्या होगा? उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट जरूर कर दोगे, है ना। क्या हो जाए? उनकी अवधारणा को नष्ट कर देना हो जाता है। उनका जो परिणाम होगा, जो उसका रिजल्ट होगा इस चीज का, दंड का, उनकी स्वयं की अवधारणा को नष्ट कर देगा ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके यहाँ पर, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर। सभी लोग आंसर कीजिएगा। सभी साथी जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग शेयर करके आएंगे, ईमानदारी से शेयर कर, क्योंकि आज 50+ यहाँ पर महामैराथन क्लास है CDP का, है ना। हम यहाँ पर जल्द ही आपका कहना चाहिए कि 2 से 2.5 घंटा हम हिंदी से पेडागोजी का लेंगे, EVS का लेंगे, सभी के मैराथन क्लास लेंगे हम लोग, ठीक। चलिए, तो कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग क्लास एंजॉय कीजिए। बहुत सारे साथी जो जुड़े हैं, तो अभी कम समथिंग कुछ दिनों से बहुत सारे साथी कमेंट्स कर रहे थे कि मैम डेट क्या है, तो डेट थोड़ा आगे बढ़ गई है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए और भी अच्छी मजबूत तैयारी कर लीजिए ना। आपको समय मिल रहा है, मतलब आपको क्लास आगे, आपकी डेट आगे चलेगी, तो ये मतलब थोड़ी ना हुआ कि आप यहाँ पर घूमना स्टार्ट कर दीजिए, क्लासेस लेना बंद कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, है ना। आपको अपनी पढ़ाई को बिल्कुल वैसे ही बरकरार रखना जैसे आप लोग पहले कर रहे थे, ठीक है। चलिए, यही तो वो समय है, यही वो समय है कि जो आप अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत कर सकते हो, है ना। यही वो समय, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे समय में क्या करते हैं, सोचते नहीं यार शायद कल डेट आएगी तो हम कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बट जो लोग समय से, एक्चुअल टाइम से जो लोग अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, बंद नहीं करते, वो लोग ना, वही लोग सक्सेस होते हैं हमेशा लाइफ में, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव टर्न हमारे लिए क्या है ना। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दिए गए वाक्य को, आपको वर्ड बहुत छोटे से तो नहीं लग रहा है ना,
ये टाइप थोड़ा ये फ़ॉन्ट में जो टाइप हुआ है कुछ छोटा ही वर्ड है आज, है ना। देखिए दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा, है ना। जो यहाँ पर क्या दिया, वाक्य दिया हुआ है, उसको पूरा करने का कौन सा ऑप्शन है जो आपका सर्वाधिक उचित होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डॉट डॉट होती है, तब वे क्या करते हैं, जल्दी डॉट डॉट करते हैं। मतलब कि जो कुछ एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चे शामिल होते हैं तो उसमें क्या होता है और तब वो बच्चे क्या करने लगते हैं, बताइए, आंसर कीजिए। केवल उनके कक्षा कार्य से, या फिर संबंधित प्रत्यास्मरण, या फिर सांस्कृतिक रूप से, या फिर निष्पक्ष स्मरण, वास्तविक जीवन उपयोगी सीखा, कक्ष में उपयोगी विस्मरण। बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। सभी लोग आंसर करेंगे, फास्ट आंसर कीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, वास्तविक जीवन उपयोगी सीखा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। रियल लाइफ की जब बात आएगी तो क्या हो जाए, जो बच्चे क्या करते हैं, गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो मालूम है कि जब किसी चीज को आप बच्चे को इंक्लूड कर रहे हो, है ना, तो रियल लाइफ से चीज, जैसे आप भ्रमण चैप्टर पढ़ाना, तो आप क्या करो, पहले ट्रेवल में ले जाओ बच्चों को, ट्रिप पे ले जाओ, साथ में घुमाओ, है ना। फिर बच्चों से एक्सप्रेस पूछो कि बेटा हम लोग घूमने गए थे तो वहां पर क्या क्या हुआ। बच्चा अपना जो भी उसका एक्सप्रेशन था वो सब कुछ आपको बताएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक। चलिए, तो मतलब कि एक रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपको उस चीज को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। तो हम चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। इरफान खिलौनों को तोड़ता है, क्या करता है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है। और उसको बहुत इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन है ना। आज के सेशन में आप लोग को मजा आने वाला है और आप लोग 50+ क्वेश्चन टोटल है। सभी लोग अंत तक क्लास के बने रहेंगे, है ना, तभी आप लोग का जो आज डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए, इरफान जो है खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। पहले वो तोड़ता है, फिर उसके पुर्जों को क्या करता है, देखने के लिए अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे, इरफान के बारे में क्या करेंगे, वो पहले खिलौनों को लेता है, फिर उसको तोड़ता है, फिर उसको अलग अलग करके देखता है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बताइए। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, पहला ऑप्शन कह रहा है कि उसको जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, या फिर उनकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। थर्ड ऑप्शन है उन्हें समझाएंगे कि खिलौना कभी तोड़ना नहीं चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देना चाहिए, या फिर उस पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। बताइए, इरफान जो खिलौने लेता है उसको तोड़ता है, फिर उसको पूजे को अलग करता है, फिर उसको जोड़ता है, तो उससे किस प्रकार की प्रवृत्ति से काम हो रहा है, तो उसे समझाएं खिलौना कभी नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा तोड़ेगा नहीं तो जोड़ेगा कैसे, है ना। तो बच्चे को आप ये नहीं रोक सकते हो कि बेटा तुम ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, उसको करने दीजिए जो कर रहा है ना। वो जीन पियाजे क्या बोले, छोटा वैज्ञानिक बोले हैं उसको, तो बिल्कुल वो तोड़ेगा है वो चीजों को, है ना। आप कभी भी नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर आप सामने से नहीं रोक पाए हो, है ना, तो बच्चा क्या करेगा, पीछे से वो तोड़ेगा, लेकिन करेगा वो काम जरूर, है ना। वो आपकी बात नहीं मान पाएगा। चलिए, क्योंकि वो भी अपनी आस से मजबूर होता है। इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना। बच्चा खिलौने तोड़ रहा है, कितना भी बच्चे खिलौने तोड़ते हैं, लेकिन मम्मी पापा उनको यहाँ पर टेडी दिलाते ही दिलाते हैं ना, तो बच्चे ले भी लेते हैं, है ना, इतनी जिद्दी जो होते हैं, उस पर हमेशा नजर रखेंगे। ये भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। वो जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में संतरित करते हैं। जो तोड़ना फोड़ना होता है अन्वेषण की एक प्रक्रिया है, खोज की एक प्रक्रिया है, चिंतन की एक प्रक्रिया है, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए। यदि एक विद्यार्थी क्या है, एक विद्यार्थी जो है विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है ना, एक विद्यार्थी क्या करती है, विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी में प्राप्त करती है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। मतलब कोई बच्ची है जो हर साल वो क्या होते फेल हो जाती है क्लास में, तो उसके पेरेंट्स को आप क्या सुझाव देंगे, आप क्या परामर्श देंगे। पहला है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, या फिर मोबाइल फोन चलचित्र कॉमिक्स खेल हो तो अधिक कॉल पर रोक लगाएं, या जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, या फिर घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। बताइए, तो क्या करना चाहिए, अभिभावकों को उनकी सहायता हेतु, है ना, तो उसके अभिभावक को उसके सहायता हेतु तो परामर्श दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है बताइए, क्योंकि बच्चा जब पढ़ाई नहीं कर रहा तो पेरेंट्स भी परेशान होते हैं ना, कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना। ये सब सारी प्रॉब्लम पेरेंट्स के बीच भी आ जाती है। तो वहां पर क्या करना चाहिए आपको फ्रेंड्स, वहां पर आपको अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, अध्यापकों को घनिष्ठ संगति के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि उनका बच्चा भी पढ़ पाए, उन्हें भी एक खुशी मिल पाए, है ना। पेरेंट्स के साथ एक कोऑपरेट करके चलना चाहिए, है ना, क्योंकि कभी कभी जो प्रॉब्लम आती है तो कभी कभी पेरेंट्स भी उसको उस चीज को हैंडल कर लेते हैं, और कभी कभी बच्चे भी कर लेते हैं, कभी कभी टीचर भी कर लेते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है यहाँ पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए। जो उच्च प्राथमिक स्तर है, शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताइए? इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने की कौशल विकसित कर पाएंगे, या फिर अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, या फिर बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, या फिर शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। क्या होगा? आंसर कीजिए सभी लोग। क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए टीचरों को बताइए? क्योंकि वहां पर क्या होता है, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों को क्या कर पाएंगे, वो समस्या की पहचान कर पाएंगे, उसको सुधार करने की और सारी यहाँ पर स्किल का वो क्या करेंगे, खोज करेंगे कि और भी शायद इस तरीके से बच्चा पढ़ पाए, है ना, और भी बाकी तकनीकों को वो अपनाएंगे। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, है ना। आज 50+ क्वेश्चन है, तो किसी भी साथी को क्लास मिस करके नहीं जाना है, स्किप करके नहीं जाना है, क्लास के अंत तक बने रहना है ना। और हम जो 3 बजे वाली क्लास के लिए शेड्यूल बनाए हैं कि नई क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो उसका टाइमिंग क्या रखना है आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएं, है ना। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कुछ फैक्ट पढ़ा करेंगे जो हमारे एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो वो आप लोग टाइमिंग बताइए, बाकी प्लानिंग मैं क्या पढ़ाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक। लेकिन है आपके लोग की भलाई के लिए, ये तो ध्यान दीजिए, है ना। मैं अकेले हूँ करने के लिए, बाकी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी होंगी जो समझती होंगी घर को मैनेज करना, साथ साथ ये सब बाकी काम करना भी कितना मुश्किल काम होता है। उसके बावजूद भी मैं आप लोग के लिए क्लास देती हूँ, है ना। 2 क्लास में कंटिन्यू दे रही हूँ, 3 क्लास देने के लिए भी सोच रही हूँ। तो मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ आप सबके लिए। तो आप लोग इतना जरूर कीजिएगा कि शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके भाई मित्र भी इसमें जुड़ पाए, है ना। अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस को बढ़ाइए आप सभी लोग मिलकर के, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान करेंगे और करने की कौशल विकसित करेंगे। राइट ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर सभी लोग आंसर करेंगे, है ना। चलिए जो नए साथी जुड़ते जा रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। कक्षा परीक्षणों में क्या है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में क्या है, कक्षा का परीक्षण हो रहा है, तो अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है। किस बात की तरफ? एक बच्चा क्या है, एक परीक्षण होता है, एक टेस्ट होता है, एक आकलन होता है, उसमें अच्छा प्रदर्शन में करते समय एक बच्चे की असफलता हमें इस बात पर विश्वास, मतलब कुछ बच्चे वहां पर मतलब पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, तो जो असफल हो जाते हैं तो इस बात का हमें विश्वास दिलाते हैं कि किस बात पर हमको विश्वास दिलाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो सेकंड है, बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा ही होते हैं जो असफल हो रहे हैं, तो उनके लिए ये सेंटेंस कहा जा सकता है कि बच्चे जो होते हैं कुछ निश्चित समस्याओं और कमियों के साथ ही पैदा होते हैं, ये कहा जा सकता है। या फिर थर्ड ऑप्शन है, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, ये हो सकता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन क्या होगा। कुछ बच्चे जो सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, जो कुछ बच्चे असफल हो जाते हैं, तो जो असफल बच्चे हैं वो किसी और हमको विश्वास की तरफ ले जाते हैं, तो जो हमको जिस विश्वास की तरफ ले जाते हैं वो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता, मतलब कि आप ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आंसर कीजिएगा जब आपको बच्चा असफल की बात है, बच्चे की असफलता की बात है, तो कभी भी आप बच्चे को यहाँ पर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपको वहां पर क्या फेल हुआ है, आपकी शिक्षण पद्धति फेल हुई है। क्या फेल हुई है? आपके पढ़ाने का तरीका, आपकी शिक्षण पद्धति, आपका प्लान फेल हुआ, ना कि बच्चे का नहीं कह सकते हो आप। बच्चा कोई फेल हो रहा है तो वहां पर बच्चे को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो, आप खुद को जरूर कह सकते हो, है ना। आपकी शिक्षण पद्धति यहाँ पर ऐसी हो गई, ये जरूर कह सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ बच्चे को नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। चलिए सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन हमने देख लिया है, यहाँ पर क्या होगा राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार, या इनमें से सभी। ये कभी नहीं है, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। आपका जो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, नवीन ज्ञान की खोज होता है, या फिर शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास होता है, या फिर विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना होता है, या इनमें से सभी। बताइए 11 का क्या होगा, बताएं।
क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वो विद्यालय तथा कक्षा शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना है ना। क्या है आपके यहाँ पर कुछ कहना चाहिए कि जो अनुसंधान होता है, क्रियात्मक अनुसंधान होता है, वो किस चीज में होता है, वो आपका विद्यालय संबंधी होता है ना, होता विद्यालय संबंधी। कक्षा के कुछ शैक्षिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हीं प्रणालियों में किस प्रकार की प्रणाली चल रही है, उन सबका सुधार करना ही क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ऑप्शन आपका जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। जब बच्चा फेल होता है, क्या है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है। जब बच्चा फेल हो गया तो उसका तात्पर्य क्या हो गया, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, या फिर बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए था, या फिर व्यवस्था फेल हुई, या फिर बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। आंसर कीजिए, फास्ट आंसर कीजिए सभी लोग। बच्चा जब फेल हो जाता है तो हमने पहले ही आपको ट्रिक बता दिया कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। आप बच्चे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो, इसलिए आपका रॉन्ग। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए, क्यों, गवर्नमेंट में क्यों नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट तो अपने आप में गवर्नमेंट ही है ना। आप तो हमेशा गवर्नमेंट की बात करते हो कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाओगे, क्यों प्राइवेट ट्यूशन आपको दिलवाओगे, है ना। ये भी आपका सही नहीं है। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं, ये भी नहीं कह सकते हो, है ना। व्यवस्था फेल जरूर हुई है ना, आपका शिक्षण पद्धति प्रयोग फेल हुई है। आप अपने को ठहरा सकते हो बट बच्चे को नहीं ठहरा सकते हो, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसा ऑप्शन करके मत आइएगा कि बच्चे के ऊपर डिपेंड करके चले आए, है ना। तो वहां पर बच्चा जरूर नहीं बोलेगा, लेकिन जो आंसर यहाँ पर चेक करने वाले होंगे ना, वो प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर देंगे, है ना। चलिए, क्योंकि शिक्षण कैसी है, शिक्षण पद्धति जो है हमारी बाल केंद्रित है ना, कि शिक्षक केंद्रित नहीं है। शिक्षक को तो एक सुविधादाता बताया गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। शिक्षार्थियों को कुछ छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। एक लंबे समय तक निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। शायद ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। अधिगम योग्य वातावरण बनाने के लिए कौन उपयुक्त है, बताएं। वो आपको शिक्षार्थियों को छूट देना कि वो क्या और कैसे सीखना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। एक पीटी खेल में क्या है, एक पीटी खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र भ्रमण को, ये क्या रमण नहीं होगा, रक्षण नहीं होगा, क्षेत्र भ्रमण होगा। क्षेत्र भ्रमण को सुधारना चाहता है, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सा युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है, बताएं। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करना। यहाँ पर एक पीटी खेल में अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। एक पीटी खेल में क्या है, अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण के बारे में सुधारना चाहता है। तो इनमें से कौन सा युक्ति शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, या फिर बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे की गई तर्क को स्पष्ट करना, या फिर क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और विद्यार्थियों यहां पर शिक्षार्थी अवलोकन करना। बताइए क्या हो जाए, कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक। एक पीटी खेल में एक शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण के लिए क्या करना है, सुधारना है ना। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी, बताइए। तो आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस जितना ज्यादा पीटी खेल, मतलब कि पीटी खेल का मतलब आपको मालूम है कि खेल संबंधी बात है। खेल संबंधी बात में आपका जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, खो खो का हो, कबड्डी का हो, है ना, यहाँ बैडमिंटन की बात हो, टेबल टेनिस की बात हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप में निखार आएगी। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो बाकी आपके राइट ऑप्शन नहीं होंगे। शिक्षार्थियों को बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके किसी महत्वपूर्ण है, सिर्फ बताने से नहीं हो जाएगा, है ना। सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, तर्क बस आप कर ही लोगे, लेकिन सफलता के पीछे के तर्क क्या है ये आप समझ लोगे तो भी आपसे कुछ नहीं हो जाएगा। क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना, है ना, ये भी आपका नहीं होगा। चलिए राइट ऑप्शन नंबर, प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो जो पीटी खेल वाले में है तो उसमें उसको और भी ज्यादा प्रोग्रेसिव आपको उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग आंसर कीजिएगा और सभी साथी शेयर जरूर करते जाइएगा, है ना, क्योंकि मालूम है कि मैम पूरे 50 क्वेश्चन आज देने वाली है। 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी हमारे पूरे यहाँ पर क्वेश्चन 35 बचे हुए, तो सभी लोग यहाँ पर क्लास मिस करके कोई नहीं जाएगा, इसकी कोई नहीं जाएगा, सभी साथी जुड़े रहेंगे, है ना। चलिए
विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के, क्या है यहाँ पर, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। क्या किए गए हैं? विभिन्न उपाय किए गए। किसके लिए? जो विद्यार्थी क्या करते हैं, क्लासेस को छोड़ देते हैं, है ना, तो कुछ संगठन ऐसे हैं जिनको क्या करते हैं, वो विभिन्न, उनके लिए क्या, उन बच्चों के लिए क्या किया गया है, विभिन्न बहुत सारे उपाय किए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा संस्था है, संस्थानिक स्तर से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? बताइए। पहला ऑप्शन है कि विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव। बच्चे जो विद्यालय छोड़ देते हैं तो उनके छोड़ने का रीजन क्या होता है? पहला रीजन है कि विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है आपका कि अध्यापकों को समूहयुक्त योग्यता वाला ना होना तथा उन्हें कम आय देना। मतलब कि अध्यापकों को समूह, मतलब कि उनका एडजस्टमेंट ना होना, उनका मतलब कि कहना चाहिए कि एक रूपता ना होना तथा उन्हें कम आय देना, मतलब कि उनको जो आय, कहना चाहिए कि वेतन जो है, उनकी सैलरी जो है उन्हें कम देना। या फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका यहाँ पर बच्चों से भली भांत व्यवहार करने की योग्यता के प्रति अध्यापकों को संवेदनशील ना होना। या फिर फोर्थ ऑप्शन, जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का ना होना। बताइए, क्या बच्चा जो स्कूल नहीं आता उनके लिए आपको मालूम है कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रयासरत में है कि बच्चा स्कूल आए, लेकिन जो बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल, उनका रीजन क्या है, रीजन बताना है आपको। तो यहाँ पर श्यामपट्ट और आधारभूत का तो नहीं हो जाएगा, है ना, ये आपका है ना, तो ये तो नहीं होगा आपका। फिर क्या करा, अध्यापकों को समापयुक्त योग्यता होना तथा ना होना, ये भी नहीं, उन्हें कम आय देना। टीचर से मतलब नहीं है कि टीचर आय कम पा रहा है, ज्यादा पा रहा है। श्यामपट्ट का भी यहाँ पर रोल नहीं इतना ज्यादा। बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों को संवेदनशील ना होना। या फिर जो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है, जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का ना होना। मतलब कि जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसे कभी कभी लोगों को क्या होता है, मैथ्स यार बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, इंग्लिश बहुत ज्यादा सब्जेक्ट टफ है, तो बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स इंग्लिश के कारण फिर क्लासेस छोड़ देते हैं। संस्कृत बहुत ज्यादा टफ है तो क्लास ही छोड़ देंगे, क्लास आना ही बंद कर देंगे, है ना। तो मतलब उनको क्या कर देना चाहिए, एक विकल्प के तौर पर उनको दे देना चाहिए। तो बच्चे क्या करेंगे, उससे उनकी इच्छाएं अगर होंगी तो वो लेंगे, नहीं तो ऑप्शनल लेंगे, चूज कर लेंगे वो, है ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चे जिस चीज से डरने लगते हैं वो इस चीज से क्या करते हैं, स्कूल आना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, पढ़ाई अब सही चीज नहीं है, हमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, है ना। घर पे क्या बोल देंगे कि हमसे पढ़ाई अब तो बाबा पढ़ाई नहीं होने वाली, है ना। तो ऐसा नहीं करना है किसी को, पढ़ाई में ही सब कुछ है। आपका मान, आपका सम्मान, आपके माता पिता का स्नेह, जो माता पिता का नाम रोशन होगा उन्हीं से होता है ना। आप कुछ जीवन में काम करोगे, आप क्या हो, आपके माता पिता क्या है ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप क्या हो ये मायने जरूर रखता है ना। आप अपने माता पिता को क्या, आपकी तरफ से क्या मिल रहा है उनको, ये ज्यादा मायने रखते हैं ना। चलिए, तो वो तो आपका सपोर्ट है इकोनॉमिकल, अगर उनके पास पैसा है अच्छा तो, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सब कुछ आप कमा सकते हो। माता पिता को दीजिए, कमा करके दीजिए, है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है। कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। शायद ये फिर से रिपीट हो गया है शायद तक, है ना। इस बात की हमें क्या करते, विश्वास की तरफ ले जाता है कि आकलन वस्तुनिष्ठ था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो गया है, असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रिया में विचार करने की आवश्यकता है। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। कुछ बच्चे निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ होते हैं। क्या ऐसा होगा, तो बताएं क्या हो जाएगा। हमने अब यहाँ पर राइट ऑप्शन देख लिया था, क्या था हमारा यहाँ पर, बताएं सभी लोग। यहाँ पर आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है ना। क्या है यहाँ पर, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की यहाँ पर आवश्यकता है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम अगर आ रही, बच्चा बार बार फेल हो रहा है, तो ये नहीं है शायद फिर से यही रिपीट हो गया है। चेक कर रही हूं मैं कितने सारे रिपीट हुए हैं।
ये शायद नहीं रिपीट है, चलिए देख लेते हैं। अपनी कक्षा के बच्चों को क्या कहा गया है यहाँ पर, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। क्या करना है, अपनी कक्षा के कुछ बच्चे हैं, उनकी अपनी अवधारणाएं हैं, उनको बदलने में आप किस प्रकार से, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता तो उनकी बहुत सारी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि जो वो अपने माता पिता के जैसे, मतलब कि जैसा उनको एनवायरमेंट मिला वैसे ही वो सोचने लगते हैं। तो अगर आपको मालूम है कि प्रेजेंट में ऐसा नहीं करना, इससे हानिकारक है, इससे गलत बच्चे पर असर पड़ सकता है, हमको इस चीज को सुधार करना चाहिए, तो आप एक टीचर है ना, तो आपको उस चीज को बदलना है, उनकी धारणाओं को बदलना है। तो क्या करेंगे, क्या उन्हें लिख करके याद करने को कहेंगे, उनकी जो अवधारणाएं आपकी हैं उनको याद करने के लिए कहेंगे, या फिर उनको दंड देने के लिए तथ्यात्मक जानकारी दे करने के। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देना है ना, आप उनको क्या करोगे, अवसर दोगे। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जहां पर बात अवसर की आएगी, ऑब्जर्वेशन की आएगी, अवलोकन की आएगी, वहां पर आपका पॉजिटिव आंसर होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दंड देने की बात आपको नहीं करना है, सूचनाओं को याद नहीं करवाना है आपको, है ना, उसको क्या करना है, आपको चीजों को समझा करके कि ऐसा से ऐसा ये होना चाहिए, है ना। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है ना। बच्चे कैसे सीखते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जो दिया गया है कि वो क्या है, प्रश्न के विषय में सही नहीं है, कि बच्चे क्या है, किस प्रकार सीखते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, क्या बच्चे सिर्फ केवल कक्षा में ही सीखते हैं, या फिर बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार, मतलब कि जो उनकी मेंटेलिटी प्रिपेयर हो जाए तब वो सीखते हैं, या फिर बच्चे अनेकों प्रकार सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बताइए, सही नहीं की बात की गई है क्या, मैं आपको भी फोकस नहीं की थी, किसकी बात हो रही है, सही नहीं की बात हो रही थी। तो यहाँ पर राइट, क्योंकि बच्चे जब सीखते हैं, जब संज्ञानात्मक रूप से तत्परता का नियम जो आपने थॉर्नडाइक ने पढ़ा है, तत्परता का नियम कहता है कि बच्चा अगर तत्पर है, तैयार है पढ़ने के लिए, तभी आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। वरना मैं अगर बार बार आपको कितना भी कहूँ कि आप रुक जाइए, क्लास के अंत तक बने रहिएगा, आप नहीं रुकेंगे, है ना, आप नहीं रुकेंगे। इसलिए अगर आप अपना इच्छा जताइए, क्यों कहती हूँ बार बार, अपनी इच्छा को जताइए, अपने प्रयासों को बढ़ाइए, वहां पर आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक तैयार हो, ये भी सही है, अनेकों प्रकार से सीखते, ये भी सही है, स्वाभाविक रूप से सीखते, ये भी सही है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर सही नहीं की बात हो रही है। तो जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं ना, वो तो समाज में भी सीखते हैं, अपने फ्रेंड्सों से भी सीखते हैं, अपने पीयर्स से भी सीखते हैं ना। राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आंसर कीजिएगा सभी लोग। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, एक बच्ची क्या कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यह डॉट डॉट की समझ को प्रदर्शित कर रही है, प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण विपर्यय चिंतन। बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। यहां पर जो बच्ची कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो यह समझ किसको विकसित कर रही है, किसको विकसित कर रही है, ये कार्य कारण को, है ना। हमने एक दिन अभी डिस्कस किया था, शायद 1 या 2 दिन पिछले क्लासेस में हमने देखा था, कार्य कारण किसको कहते हैं। उसका मतलब होता है कि बच्चे यहाँ पर, कार्य कारण का मतलब है कि अंगीकरण, एक तरह से मतलब एक्टिविटी कर रही हो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस उसको हो गया है, कार्य जो कर रही है वो उसकी मम्मा भी करती होगी, उसको भी मालूम हो, तो प्रैक्टिस उसकी हो गई, इसलिए वो कार्य के कारण वो चीजों को समझ गई है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। अपने चिंतन में क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा क्वेश्चन आपका, सभी लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा, है ना, और सभी लोग आंसर करते रहिएगा, सभी लोग को शेयर करना, मन लगा कर शेयर करना, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, अपने चिंतन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए, क्या करना है, अपने चिंतन में अवधारणाओं को परिवर्तन लाना है, तो शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने शिक्षक को क्या करना पड़ेगा, उनको पुरस्कार देना पड़ेगा, या फिर उनको चिंतन में परिवर्तन करना पड़ेगा, या फिर बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित कर देना पड़ेगा कि शिक्षक को सुने और उसका अनुपालन करें। थर्ड ऑप्शन व्याख्यान के रूप में, देखिए व्याख्या आपको नहीं करना है, व्याख्या के रूप में कोई भी चीज आप बच्चों को इंक्लूड नहीं करा सकते हो, नहीं समझा सकते सिर्फ व्याख्या दे करके, इसलिए आपको व्याख्या देने वाली बात तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। अब जो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहे हैं, चिंतन करने के लिए हतोत्साहित, ये कैसी बात है, उत्साहित करना है कि बच्चे को हतोत्साहित करना है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, आपको उत्साहित करना है, इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब बात आई फोर्थ ऑप्शन की, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, ये भी फिर बात आ गई, है ना, क्या करना है यहाँ पर व्याख्या देने की बात फिर से आ गई, तो क्या ये राइट ऑप्शन होगा, बताइए।
बताइए बताइए। यहाँ पर उनको पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। क्या होगा बताइए? अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर व्याख्या तो देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या कर रही है? साथ में शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर चर्चा कर रही है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या कर रही है? व्याख्या तो दे रही है लेकिन अपनी व्याख्या में बच्चे को भी इंक्लूड की है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ तो व्याख्या ही दे रही हूँ, है ना, लेकिन उस व्याख्या के साथ साथ आपका भी यहाँ पर व्याख्या लिया जा रहा है, आपका सजेशन भी लिया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको पॉजिटिव टर्म्स हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं हो जाएगा सिर्फ शिक्षा केंद्रित है, यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा केंद्रित दोनों यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि चर्चा में उसको भी इंक्लूड की है। ठीक, चलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आप लोग क्लासेस से रिलेटेड? कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल अपना सुझाव दीजिएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए यहाँ पर, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने के कारण, जो बच्चे क्या करते हैं क्लासेस से भाग जाते हैं ना, कुछ दो तीन क्लास लेते हैं उसके बाद भाग जाते हैं क्लास से, उसका रीजन क्या होता है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या फिर समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अवृत्ति। क्या होगा? जो भाग जाने का कारण होता है बच्चों का, तो कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, क्या ये होगा? या फिर विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव। ऐसा नहीं है कि बच्चे का अध्ययन में रुचि नहीं होता है ना, ये भी आपका सही नहीं है, ये रॉन्ग। और विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, तो क्या दंड नहीं देने के कारण वो भागते हैं? ऐसा तो नहीं होगा, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, क्या इसके कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव इसके कारण विद्यार्थी भाग जाते हैं? या फिर समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभ्यर्थी। हाँ, ये बात जरूर हो सकता है, क्योंकि रुचि का अभाव की जब बात आएगी ऑप्शन नंबर डी में ही इंक्लूड हो जाएगा, है ना। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर डी आपका? समस्या, जब बच्चे के पास कोई प्रॉब्लम आती है तो शिक्षक क्या करते हैं? उसको निर्दयी तरीके से आवृत्ति करते हैं, मतलब उसको समझाते हैं। हाँ, उसको प्यार से समझाइए, संवेदनशील तरीके से समझाइए, तो बच्चा भी समझ जाएगा, है ना। बच्चा भी समझ जाएगा क्या आप सर कहना चाहते हैं। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नए साथी जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें, क्योंकि आज के पूरे 50 क्वेश्चन है। आज पूरे 50 क्वेश्चन है, कल 40 थे आज, लेकिन आपके 50 क्वेश्चन, इसलिए किसी को साथी को मिस नहीं करना है क्लास के, है ना। चलिए अपने साथियों को जोड़ लीजिए अगर जो लोग नहीं जोड़े हैं तो, ठीक है, ताकि उनको भी क्लासेस मैराथन क्लास आज की मिल सके। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं, कंप्लीट पेडागॉजी है आज, है ना। आपके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने मल्टीपल यहाँ पर मिक्स किए हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, विद्यालय में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय में क्या है? शिक्षार्थियों के असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। या फिर थर्ड कह रहा है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण के उस तरीके नहीं किया जाता उनके लिए सार्थक हो, क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जो उनके लिए सार्थक हो। या फिर फोर्थ कह रहा है आपको विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था जो होती है वो प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों को ध्यान नहीं रखती। क्या होगा? एक विद्यार्थी की जो असफलता है तो उसके बारे में कौन सा कथन, जो बच्चे की असफलता है तो किससे रिलेटिव है? बताइए। तो क्या है? एक असफलता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो बात हो रही है किसकी हो रही है? पहला ऑप्शन देख लीजिए आपका यहाँ पर कि विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि विद्यार्थी विशेष जाति और समुदाय के कारण असफल होते हैं, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है ना, कि उनमें योग्यता नहीं होती। ये नहीं कह सकते आप किसी जाति विशेष में योग्यता होती है ना, ये कुदरत का दिया, ईश्वर का दिया हुआ है, वरदान होता है और अपनी अपनी समझ होती है। यहाँ पर जाति विशेष से कोई मतलब नहीं, ये बिल्कुल कभी मत सोचिएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अब थर्ड देख लिए, विद्यार्थी असफल होते हैं। क्या होता है? विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। उनके असफलता के बारे में कौन सा कथन सही की बात हो रही है ना। फिर क्या कह रहा है? विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और रुचियों का ध्यान नहीं रखती। क्या ये होगा? या फिर विद्यार्थी जो है विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। बताइए कौन सा कथन असफलता के लिए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो यहाँ पर देखा गया है वो क्या है? क्योंकि विद्यार्थी जो असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। क्या ऐसा है? असफलता के बारे में ये कहा गया है।
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो अभी हमें मिला है ना, सीबीएसई वाला ऑप्शन, तो आपको राइट ऑप्शन बी भी मिला है ना। तो इसमें देखेंगे वैसे हमारे समस्या, क्योंकि असफलता के बारे में बात की गई है, तो बाकी आपके विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उस शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। शायद ये भी हो सकता है ना। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो आप लोग इसमें बताइए कि आप लोग के हिसाब से क्या सही होगा, और आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मैं भी चेक करके एक बार देखूंगी, है ना, क्या इसका सही होगा। बाकी मेरे समझ से, क्योंकि उपयुक्त पुरस्कार की बात की गई है, लेकिन जो सीबीएसई ने माना यही माना था, इसलिए मैं आपको बता दी हूं, है ना। फिर हम चेक करके इसको क्लियर कर लेंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर समुदाय समझिए तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये सही बात है ना, ये तो सही बात है। लेकिन असफल होते हैं क्योंकि अधिक पुरस्कार नहीं मिलते, ऐसा तो हो नहीं सकता। असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सही बात है। कुछ कभी कभी ऐसी प्रोसेस हो जाती हैं जो उनके लिए सार्थक ना हो, है ना। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों को ध्यान नहीं रखती, ये भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव देख लेंगे क्या होगा राइट ऑप्शन, है ना। अभी आप बी कर लीजिए, देख लीजिए आपके हिसाब से क्या है, तो सभी लोग अपना सुझाव देंगे कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, है ना। फिर हम यहाँ पर कल अपना यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक, चलिए तो पेंडिंग में है ये क्वेश्चन, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है क्या, पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, या व्यक्तिगत असफल, या व्यक्तिगत वो असफल है, बताइए, आंसर कीजिए। जब एक विद्यार्थी असफल होता तो क्या समझा जाता है कि आपका एक शिक्षक असफल है ना। क्या कहा जाता है, शिक्षक असफल की, ना कि आपको विद्यार्थी को। मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि पद्धति कौन बनाया, ये आपके शिक्षक ने बनाया, तो इसीलिए शिक्षक असफल की बात यहाँ पर होती है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग शेयर जरूर करते जाइएगा, है ना, अपने सभी साथियों को। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बच्चे जो है यहाँ पर, बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, और जो जो वो बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती जाती है ना। बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होते जाते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है बर्तन खाली बर्तन के समान होते हैं, जिसमें बड़ों के द्वारा यहाँ पर ज्ञान भरा जाता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, ये रॉन्ग होगा। फिर थर्ड निष्क्रिय जीव है, जो प्रदत्त सूचना को जो कतियों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर लेते हैं, निष्क्रिय नहीं होते, बच्चे सक्रिय होते, ये भी आपका रॉन्ग होगा, है ना। फिर क्या है, यहाँ पर जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने की तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे कैसे होते हैं, हमको पॉजिटिव आंसर मिल चुका है, क्या है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मात्रात्मक गुणात्मक दोनों वृद्धि होगी, उनके चिंतन में कैसी मात्रात्मक में वृद्धि होगी, यहाँ पर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, जिज्ञासु प्राणी के बच्चे होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने तर्कों और क्षमताओं का वो प्रयोग करते हैं। ये बात सारे टर्म्स किसके हैं, तो आई होप आप लोग समझ जा रहे होंगे। ये सारे जो स्टेप हैं वो है आपके जीन पियाजे जी की, है ना। ये बहुत सारी जो ऐसे डेफिनेशन है जो जीन पियाजे ने बताया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है ना। तो जो हम ऐसी हमारी जो क्लासेस है, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको कुछ 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो में उसको लेकर के देख लेंगे। ठीक, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे। ठीक, लेकिन आज का सेशन किसी को छोड़कर नहीं जाना। चलिए, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किसका ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए, बताइए। अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, बताइए, आंसर कीजिए। अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो आपको मालूम है कि एक शिक्षक को अध्यापन का भी होना चाहिए, मतलब कि अपने चैप्टर के बारे में मालूम होना चाहिए, और बाल मनोविज्ञान, बच्चों के जो मनोविज्ञान कहता है बाल मनोविज्ञान, है ना, बच्चे का जो मन का विज्ञान है वो भी उनको समझना चाहिए कि बच्चा कब और कहाँ क्या रिएक्ट करता है, क्या उसको सही लगता है, क्या उसके हिसाब से करना चाहिए। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। तो सभी फ्रेंड्स को आप लोग जोड़ लीजिएगा, सभी लोग जान लीजिएगा, यहाँ पर दोपहर 12 बजे एक क्लास रहती है ना, दूसरी क्लास हमारी 3 बजे होने वाली, लेकिन टाइमिंग आप लोग निर्धारित कर देंगे। बहुत सारे साथी 3 बजे के लिए मना कर रहे हैं कि मैम नहीं हो पाएगा 3 बजे, तो हम शाम को रख लेंगे, 7 बजे रख लेंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर हम, या फिर आप लोग कहेंगे तो अब 12 बजे वाली तो क्लास चल ही रही थी, है ना, 12 बजे वाली क्लास चल रही, तो उसी को हम क्या कर लेंगे, 3 बजे कर लेंगे। फिर देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, है ना। रात्रि ये टाइमिंग तो आपकी नहीं चेंज होगी, ये पक्का है, 9 बजे वाली आपकी चलेगी सभी की, है ना। फिर बाकी हम देख लेते हैं क्या करते हैं। ठीक, चलिए यह नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यह सशक्त विद्यालय, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यह सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ये जो विद्यालय है आपका सशक्त विद्यालय, मजबूत विद्यालय है, तो अपने शिक्षकों को निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देता है।
प्रतिस्पर्धा की, परीक्षण करने की प्रवृत्ति या स्मृति की, या फिर अनुशासित स्वभाव की। जो शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं सर्वाधिक बढ़ावा देगा, बताइए शिक्षकों में, बताइए आंसर कीजिए, आंसर कीजिए सभी लोग। किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? स्मृति की, याददाश्त की देगा, अनुशासित स्वभाव की देगा, या परीक्षण करने की प्रवृत्ति देगा, या प्रतिस्पर्धात्मक आवृत्ति देगा? बताइए। निम्नलिखित सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को, सशक्त विद्यालय की बात हो रही, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ पर, आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। कि सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, ये टीचर की बात हो रही है ना, यहाँ पर टीचर की बात हो रही, ना कि स्टूडेंट की नहीं हो रही है। बाकी स्टूडेंट की होती तो फिर प्रतिस्पर्धात्मकता नहीं कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर टीचर की बात हो रही थी, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था? 27 था, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं, क्या करें। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? बताइए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? शिक्षक में निम्न में से, है ना, पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों में ज्ञान में दक्षता, या अति मानक भाषा पढ़ाने में दक्षता? बताइए। एक प्राथमिक स्तर का शिक्षक है, तो यहाँ पर ज्यादा जरूरत जो है वो धैर्य और दृढ़ता की है। क्यों है? क्योंकि बच्चा प्राथमिक स्तर का है, वो रोएगा भी, है ना, और आपकी बात भी नहीं मानेगा, बहुत सारे वहां पर ऐसे काम भी करेगा जो टीचर को पसंद नहीं रहेगा। लेकिन वहां पर टीचर को धैर्यता बनाए रखना, दृढ़ता बनाए रखना है ना, ताकि बच्चे को आप कंट्रोल कर सको, उसको अपने, मतलब कहना चाहिए कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बांध कर रख सको, मतलब उसको प्यार से आप उसे आसानी से आप क्लास में बैठा सको, है ना। एक धैर्यता होना, ये नहीं कि बहुत जल्दी गुस्सा, बच्चा रोने लगा तो उसको गुस्सा करके पिटाई करके उसको घर भेज दीजिए, ऐसा नहीं करना। वो भी बात किसकी हो रही है? प्राथमिक स्तर की हो रही है ना, 1st to 5th की बात हो रही है, इसलिए बच्चों को इतना करना जरूरी रहता है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर, जब शिक्षार्थियों किसी समूह में, कहना चाहिए जब शिक्षार्थियों किसी समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है? बेहतर होता है, स्थिर होता है, अवनत होता है, या समान होता है? बताइए आप लोग। जब किसी विद्यार्थी को किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है कोलैबोरेटिव लर्निंग के तहत, कि बच्चा भी इसमें, जैसे बहुत सारे सेमिनार होते हैं उसमें, है ना, तो बच्चों को भी बोलने का मौका दिया जाता है, टीचर भी ऐसे कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें टीचर भी बात करेगा और स्टूडेंट भी बात करेगा। उसमें क्या होता है, बच्चे की जो लर्निंग है, जो उसकी एक्टिविटी है, जो उसकी मतलब कहना चाहिए कि उसको जो समस्याएं हैं वो क्या होती है? बेहतर होती हैं। सीखने का जो मतलब कहना चाहिए कि जो सीखने का वक्र है, जो बच्चा सीख रहा है वहां से, तो क्या होगा उसका जो वक्र होगा? वक्र क्या है मालूम है कि एक क्या दिखाता है? वक्र क्या दिखाता है हमको? एक चिन्ह दिखाता है कि बच्चे की लर्निंग कैसी है, तो क्या होगा? बेहतर होगा वहां पर, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाए, बेहतर हो जाएगा वहां पर, बेहतर होगा। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नवीन ज्ञान, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका यहाँ पर? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया, यह कथन किसने कहा है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, तो यह कथन किसने कहा? थॉर्नडाइक जी ने, वुडवर्थ जी ने, गैने जी ने, या फिर पाठ्यक्रम जी ने? बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। क्या होगा राइट ऑप्शन? आप सभी बताएं, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर? तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ जी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? वुडवर्थ जी आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए तो हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ पर हम अपने दूसरे पड़ाव में चलते हैं, है ना। चलिए अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिएगा, जिन साथियों को आपने नहीं जोड़ा होगा उन सभी को जोड़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर पूरा 50 क्वेश्चन करेंगे। मैं बहुत मेहनत कर कंटेंट लगाई हूँ, है ना, लाई हूँ यहाँ पर। आपको मालूम है कि 50 क्वेश्चन बनाना, उसको पढ़ना, उसको समझना, फिर आपको समझाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है ना। तो प्लीज आप लोग इस चीज को समझिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, है ना। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस को, मैम को समझिए, मेरी फीलिंग्स को समझिए, मेरी मेहनत को देखिए और आप लोग शेयर कीजिए, है ना। आप लोग को मैं सिर्फ 2 ही काम कहती हूँ, पहले पढ़ाई करने के लिए और दूसरा आपको शेयर करने के लिए कहती हूँ, और कुछ भी आपको नहीं कहती हूँ, है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र होता है? व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक या आध्यात्मिक? आंसर कीजिए सभी लोग। सीखने का क्षेत्र होता है, बताइए। तो व्यावसायिक, एक तो व्यवसाय का तरीका है, अनुभविक
ये एक तो अनुभव है ना। आध्यात्मिक, तो एक आध्यात्मिक भी आपका क्या है, एक आपका पठन पाठन है, मतलब आध्यात्मिक कहना चाहिए, आध्यात्म की दुनिया है वो अलग ही दुनिया है। लेकिन जब सीखने की बात आएगी तो भावनात्मक क्षेत्र भी होते हैं, शारीरिक विकास भावनात्मक विकास होते हैं, शारीरिक विकास होते हैं, मानसिक विकास होते हैं ना, ये सारे विकास होते हैं। तो किसमें आएंगे, ये सब सीखने के क्षेत्र में आएंगे। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना, भावनात्मक विकास आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो बिल्कुल बेझिझक बताइएगा, है ना। ओम शिव शक्ति क्लासेस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है ना। अगर मैं ठीक ठाक हूँ, स्वस्थ हूँ, तो मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ आप सबके लिए, है ना। बहुत सारे साथी अगर कमेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल जितना मुझसे हो सकता है मैं यहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आप लोग भी कोशिश कीजिए। और मेरे सभी साथी, जितने मेरे साथी लाइव जुड़े हुए हैं, तो मैं बता देती हूँ मंडे से शायद लाइव क्लास हम मिले यहाँ पर, क्योंकि अभी वहाँ पर नेट सिस्टम को थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा, उसका सिस्टम अभी नहीं बन पाया है ना। चूंकि आपको मालूम है कि मैम है अकेले काम करने वाली है ना, तो थोड़ा सा हेल्प मुझे चाहिए होती है, जो कि अभी नहीं मिल पा रही है। तो जैसे ही हो जाएगी हम यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक, और आप लोग का आपका सपोर्ट रहा और भी आप शेयर कीजिए तो बिल्कुल अच्छा होगा सब कुछ। ठीक, चलिए, मुझे भी अच्छा लगता है, आप सबको सहयोग मिलता है तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपको नहीं मालूम कि मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है। मैं बार बार आप लोगों को कमेंट यहाँ पर जो आपको कमेंट बॉक्स में कहती हूँ, क्यों कहती हूँ कि आप लोग कमेंट देके जाया करिए, अपना फीडबैक देके जाया करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। आपके लिए एक मैसेज होगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, वहीं से मुझे खुशी मिलती है कि मेरे साथी मेरे साथ हैं, है ना। चलिए, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी जो परिवर्तन होता है, मतलब आपके प्रैक्टिस में, आपके अनुभव में, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, अधिगम कहते हैं, सृजन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार बताया है इस चीज को, है ना, मैंने आपको कई बार डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, बताएं। ऑप्शन नंबर सी अधिगम होता है ना। जब बात, आप ध्यान रखें, एक डेफिनेशन बनती है अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, जहां पर परिवर्तन की बात आएगी तो वहां पर राइट ऑप्शन अधिगम होगा, है ना। चलिए, राइट ऑप्शन अधिगम हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको यहाँ पर अगर बहुत सारे साथी जैसे लिंक नहीं, ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है किसी को, तो यहाँ पर अबाउट में दिया हुआ लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है ना। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर भी सारी क्लासेस देख सकते हैं। फेसबुक पेज की भी दी हुई है, लिंक दी हुई है ना यहाँ पर, और व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम की लिंक दी। तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो सभी लोग को लिंक मिल जाएगी और सभी लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, है ना। और ओम शिव शक्ति क्लासेस का हिस्सा बनिए और सभी लोग मन से शेयर कीजिए, ईमानदारी से। हाँ, मेरे पढ़ाने में अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम लगती है तो बिल्कुल आप अपने परिवार की तरह, है ना, ये नहीं कि आप कुछ किसी और भावना से, लेकिन आप अपने परिवार के तहत, जैसे आप अपने घर पे अपने मम्मी, अपने पापा, अपने भाई बहन शेयर करते हो, वैसे मुझे शेयर कर सकते हो कि मैम यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम है, बिल्कुल बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मुझे कोई साथी मुझसे ऐसी बात कर रहा है, मतलब मेरी कमियां बता रहा है तो मुझे खुशी ना, बिल्कुल मुझे उस चीज का ऐसा लगता है कि शायद मेरी कमी अब दूर हो जाएगी, है ना। तो अच्छा लगना चाहिए, आप लोग शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ जो आपका यहाँ पर फीडबैक रहे बिल्कुल मुझे देकर के जाया करिए, है ना। ठीक है, चलिए, सीखने की जो विशेषताएं हैं क्या होती है, सार्वभौमिकता होती है, निरंतरता होती है, ए बी दोनों होती है, या फिर डी होती, सभी होती है, बताइए। सीखने की जो विशेषताएं होती हैं तो आपको मालूम है सार्वभौमिकता सभी में होती है, पर्टिकुलर सार्वभौमिकता का मतलब सभी में, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति में नहीं होती। निरंतरता ये भी मालूम नहीं, ये भी होना चाहिए कि सीखने की जो विशेषताएं हैं वो निरंतर चल रही, जैसे विकास आपका होता है निरंतर चलता है, कभी नहीं रुकता है, वैसे ही आपकी सीखने की जो गतिविधि होती है कभी नहीं रुकती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका। वृद्धि और विकास की बात है कि तब भी निरंतर चलता है, सार्वभौमिकता भी होता है वृद्धि विकास में, और सीखने में भी यही आपका रूल लागू होता है। ठीक, चलिए, तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा मैं पानी ले लेती हूँ, आप लोग शेयर करके आ जाइए, जो लोग नहीं शेयर किए हैं सभी लोग शेयर करके आइए। ठीक, चलिए, ईमानदारी दिखाइए। आप लोग आज दिखा दीजिए, जैसे 50+ क्वेश्चन है तो कम से कम 50+ तो आप लोग लाइव फ्रेंड जोड़ ही सकते हैं ना। तो मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोग की इच्छाएं देख रही हूँ कि आप लोग की क्या इच्छाएं है ना। आप भी अपनी इच्छाएं कभी बताया करिए, आप लोग आपकी इच्छाएं क्या है कि मैम इतना मेहनत कर रही हैं, 50 क्वेश्चन बनाती हैं, पढ़ती हैं, समझती हैं, PDF बनवाती हैं, फिर यहाँ पर लेकर कंटेंट आती हैं, तो कितना मेहनत हमारे लिए कर रही है ना, ये चीज आपको समझना चाहिए। देखिए, तो 33 हमारा क्वेश्चन हो चुका था। अब क्या होगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अधिगम वक्र में जो पठार होता है वो क्या होता है, बताइए। अधिगम वक्र में जो पठार होता है वो क्या होता है, विलोप होता है, पुनर्वलन होता है, या होता है पुनः प्राप्ति होता है, ये शून्य अथवा निगन्य सुधार होता है। अधिगम वक्र में जो पठार दर्शाता है वो क्या दर्शाता है, बताइए।
जो एक साइन दिखाया जाता है ना अधिगम वक्र में कि ये आपका पॉजिटिव वाला हो गया है ना, पहले आपकी कम लर्निंग हुई, फिर ज़्यादा बढ़ गई, फिर आपकी ये धनात्मक हो गई है ना, फिर आपकी पहले बहुत ज़्यादा थी ऐसे थी, फिर आपको कम हो गई तो ये ऋणात्मक हो गई। तो ये सब चीज़ जो दर्शाते हैं वो क्या दर्शाते हैं, आपके बारे में बता रहे हैं ना, ये जो पठार हैं वो किसके बारे में बता रहे हैं, आपके बारे में बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वतः पुनः प्राप्ति, मतलब आप इस चीज़ को स्वतः भी पुनः प्राप्त कर सकते हो। जो बकार जो पठार होता है, वक्र होता है, जो इसका साइन होता है, इसका चिन्ह होता है, ये क्या कहता है कि इस चीज को आप पुनः भी प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो इस चीज में परेशान मत होइए, कभी कभी जो आप प्रैक्टिस करोगे तो सब चीज आपको यहाँ पर आ जाएगी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो चलिए अपने फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोग जरूर बार बार कह रहे हो कि आप लोग जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दी हुई हैं, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, है ना। तो फेसबुक पेज में भी जुड़ जाइए सभी लोग, और लाइक करके आइए फेसबुक पेज में भी। सभी साथियों को यहाँ पर बताइए क्लासेस फ्री चल रही है, 50-50 क्लास, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होता है, स्वतंत्र चर होता है, परतंत्र चर होता है, अन्य चर होता है, स्थिर चर होता है। बताइए अभ्यास के अधिगम के प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम कैसा होता है, तो वो क्या होता है, परतंत्र चर होता है ना। क्या होता है वो अभ्यास जो होता है अधिगम के प्रभाव पर एक प्रयोग में अधिगम कैसा होता है, परतंत्र चर होता है ना। कैसा होता है, परतंत्र चर होता है, ठीक। चलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। अभी चूंकि बहुत ऐसे मतलब कि जो बाकी पीडीएफ पुरानी पीडीएफ थी तो उसकी लिंक हम लोग ने नहीं मिल पाई थी, मतलब कहना चाहिए कि लिंक उसमें ऐड नहीं थी, इसलिए पीडीएफ नहीं मिल पा रही थी, है ना। मैंने कुछ हायर किया है जो काम ही करेंगे स्पेशली पीडीएफ के काम पर, है ना। तो वो लोग आपको डायरेक्ट डेली यहाँ पर पीडीएफ मिल जाया करेगा। अब चूंकि आपको मालूम कि ये सब कुछ अभी स्टार्टिंग ही था, है ना, तो इतना मैनेज करना मेरे लिए आसान नहीं था। धीरे धीरे सब कुछ मैनेज आपको सब कुछ टाइम से मिल जाया करेगा, है ना। वैसे मुझे मालूम है मेरे साथी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है ना, कोऑपरेट करके चलते हैं सभी लोग, तो आगे भी करते रहिएगा, पर आपकी समस्याएं खत्म कर दी जाएंगी, है ना। समस्याएं आपकी ज्यादा अब नहीं रहेंगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है, प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि। आंसर कीजिए। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्राथमिक कक्षा की जो प्रयास व भूल की विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, खेल विधि, क्योंकि बच्चे खेल से सीखते हैं ना। प्राथमिक विधि की बात हो रही है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, है ना। क्या होगा, डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, खेल विधि हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, खेल विधि आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। मधु जो है गणित में कमजोर है। मधु एक लड़की है जो गणित में कमजोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से, क्या कहना है यहाँ पर, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से उसके गणित में कमजोर होने का कारण क्या हो सकता है। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, उसके माता पिता अनपढ़ हैं, या फिर उसके अध्ययन में रुचि नहीं है, या फिर गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। बताइए, आंसर कीजिए। सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर, सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर, क्या होगा बताएं, क्या हो जाएगा। क्योंकि प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा सकता। अध्ययन में रुचि नहीं, ये भी नहीं है। उसके माता पिता अनपढ़ हैं, ये भी नहीं है ना। अनपढ़ है तो ये नहीं जरूरी नहीं है कि वो अनपढ़ है तो वो भी हो जाएगा। गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए बात कर लेते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई बच्चा, क्या है यहाँ पर, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है ना, कोई बच्चा है जो विद्यालय में हमेशा से देर से पहुंचता है, तो आप उसे क्या करेंगे बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराए, है ना। अब देखिए थोड़ा क्लासेस लंबी हो जाएंगी तो आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि अभी 38 क्वेश्चन चल रहे हैं, हम 50 क्वेश्चन पूरे टोटल करेंगे, है ना। तो चूंकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट देना भी मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि फटाफट क्वेश्चन करेंगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो आपको रिविजन करा के तुरंत निकल जाऊंगी, लेकिन आप लोग का नुकसान है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि आप सब मेरे परिवार हो। आप सबके लिए मेरे साथ यहाँ पर विश्वासघात नहीं कर सकती कि मैं यहाँ पर ए ऑप्शन करके बी ऑप्शन करके निकल जाऊं। बहुत सारे यूट्यूब में ऐसा होता है, मैंने ऐसा नहीं कि पहली बार मैं ही करा रही हूँ ना,
तो हमको कई टाइप की क्लासेस मिल जाएंगी। तो फटाफट में क्लासेस चाहिए तो बिल्कुल बता दिया करेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ जाइए। तो बहुत फटाफट के चलते आप लोग यहाँ पर जल्दबाजी मत किया करिए कि मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैम को आता है ये नेक्स्ट करना है ना, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट कारण आप लोग को थोड़ा सा आसानी समझाती हूँ, इस चीज़ को कॉपरेट करके चला करिए। ठीक, चलिए तो यहाँ पर बताइए, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुँचता है तो आप उसे क्या करेंगे? उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना करे, या फिर प्रधानाचार्य को बताएंगे, या फिर थर्ड ऑप्शन उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या फिर बच्चे से बातचीत करके उसके कारण जानने के प्रयास करेंगे। बताइए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका? यहाँ पर सभी लोग आंसर करें, क्या होगा? तो जब बच्चा कोई प्रॉब्लम करता है, बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, सबसे पहले क्या करेंगे? उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे, है ना। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या करेंगे? उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, ना कि उसको डांटेंगे ताकि गलती दोबारा करे। प्रधानाचार्य को बताएंगे तो प्रधानाचार्य क्या कर लेंगे? उसके माता पिता से संपर्क करेंगे तो माता पिता क्या कर लेंगे, है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी फ्रेंड्स शेयर जरूर करते रहेंगे, और जो साथी व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो सभी लोगों को लिंक दी हुई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, और अबाउट में जाएंगे तो वहां भी आपको लिंक मिल जाएगी, है ना। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रुप में जरूर जुड़ जाए, है ना, ताकि आपको जो लेटेस्ट यहाँ पर न्यूज रहती है, अपडेट इन्फॉर्मेशन रहता है तो आपको मिल जाया करे, है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बात कर ले तो बेल आइकन भी प्रेस कर ले, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित? औद्योगिक, इंजीनियरिंग, व्यावसायिक, अनुदेशन। बताइए, जो कठोर शिल्प होता है ना, जो आपका हार्डवेयर अप्रोच होता है, कठोर शिल्प उपागम होता है, तो वो किस सिद्धांत पर आधारित है? औद्योगिक पर, इंजीनियरिंग पर, व्यावसायिक पर, या अनुदेशन पर? बताइए। तो आपको मालूम है कि जो हार्डवेयर इंजीनियर भी होते हैं, आपका मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं ना, तो ये सब कुछ किस में होते हैं? ये इंजीनियरिंग में होते हैं ना। किस में होते हैं? इंजीनियरिंग में होता है। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा ना। हार्डवेयर इंजीनियर भी होते हैं, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर भी होते हैं ना। आपको ये सब मालूम है, अगर कोई आसपास आपके भाई मित्र होंगे तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। किस सिद्धांत से आधारित है? ये इंजीनियरिंग से संबंधित है ना। बाकी ऑप्शन आपके रंग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत फटाफट क्वेश्चन तो नहीं हो रहे हैं ना। चलिए थोड़ा जो प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल बताइएगा, है ना। एक बालक जो है साइकिल चलाना जानता है, एक बालक जो है साइकिल चलाना जानता है, अब मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है ना। पहले वो सिर्फ साइकिल चलाना जानता था, उसके बाद जस्ट बाद उसके ने क्या प्रोसेस अपनाया? बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया है। तो यह उदाहरण किसका है? क्षैतिक अधिगम अंतरण का, या ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, या फिर द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर कोई भी अधिगम अंतरण का? बताइए, आंसर कीजिए। पहले बच्चा क्या किया? 2 का टेबल जानता था, फिर बच्चा किसका? 4 का टेबल जानने लगा। तो बच्चे ने क्या किया है? बताइए। यहाँ पर उसने तो प्रोग्रेस ही किया है ना। पहले बाइक चलाना सीखा था, फिर इसके बाद यहाँ पर पहले साइकिल चलाना सीखा, फिर बाइक चलाना सीखने लगा। तो यहाँ पर प्रोग्रेस ही हुआ बालक के साथ ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व हो जाएगा, है ना। क्या है? क्षैतिज नहीं होगा, ऊर्ध्व होगा, है ना। ऊर्ध्व जो है ऊपर की ओर जाता है, क्षैतिज जो है नीचे की, है ना। यहाँ पर आपने हाइट डिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा, ऊंचाई दूरी में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते थे ना। 10th में जो क्वेश्चन बनते थे बहुत ज्यादा बनते थे। ठीक है, हाइट डिस्टेंस से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का हो जाएगा। जो ये आपका एग्जांपल है ना, कि पहले कोई कम चीज जानना फिर ज्यादा चीज जानना, तो ये आपको ऊर्ध्व हो जाएगा। अब पहले कोई चीज ज्यादा जानना फिर कम जानने लगना, वो क्षैतिज का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, चलिए हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एक वर्टिकल हो जाएगा। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, सभी लोग आंसर जरूर करते रहिएगा, है ना। बताइए क्या होगा यहाँ पर? सीखने की प्रक्रिया में क्या है? यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, यह सभी हो सकता है। बताइए, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण जो होता है वो कैसा? सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, शून्य होता है, या ये सभी होता है? तो आपको मालूम है कि जो सीखने का स्थानांतरण होता है वो आपको सकारात्मक भी होता है। सकारात्मक का मतलब है कि जब आपने कोई चीज पहले सीखी है, सीखे के बाद आपको क्या हुआ? जब आपको काम आया, जब एग्जाम आया, तो आपने क्या चीज जाके आपने आंसर कर दिया। तो ये क्या आंसर टर्म्स मतलब कि आपने जो एक चीज पढ़ा था, जो कुछ टोटल आपने पढ़ा था, पूरा आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, है ना। अब आपने यहाँ पर कौन सी प्रोसेस? सकारात्मक हुई। अब आपने क्या किया कि आपने पढ़ा, खूब सारा पढ़ा, लेकिन बाद में आप जब उसको पढ़ रहे थे वो सब कुछ भूल गए। ये सब क्या हो गया? यहाँ पर नकारात्मक हो गया। अब शून्य क्या हुआ? अब जब मतलब कहना चाहिए कि
नकारात्मक तब होगा आपका कि जब आपने कोई चीज पढ़ी लेकिन आपको बीच में यहाँ पर कोई चीज भूल गई, आप नहीं समझ पाए, उसको नहीं कर पाए, तो एक नकारात्मक हो गई। और शून्य क्या हो गई, आपको कोई इफेक्ट ही नहीं दे रही है ना, मतलब पहले का पढ़ा हुआ चीज। जैसे नकारात्मक में कुछ ऐसा हो कि जो बाधा उत्पन्न करेगी नकारात्मक आपको, बीच बीच में आपको भूलेगा, लेकिन जब शून्य की बात आएगी स्थानांतरण में तो शून्य आपको बिल्कुल शून्य कर देगा, है ना। मतलब बिल्कुल भी पढ़ा हुआ, जैसे आपने क्या है, जैसे कोविड-19 आने से पहले जिस साथियों ने प्रिपरेशन की रही होगी, जो क्वेश्चन वो लगाए रहे होंगे, तो अब जो कोविड-19 के बाद लगा रहे, मतलब कि जो कुछ नॉर्मल के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो बिल्कुल उनको ध्यान ही नहीं होगा, है ना। तो क्या हो गया, वहां पर शून्य होगा। इसलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, है ना। ये सभी होते हैं, सीखने का हस्तांतरण हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, शून्य भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होते हैं, हमने पढ़ रखा है पहले भी, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो साथी नए जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ कि 50 क्वेश्चन टोटल है, सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी हेल्प मिले। नहीं तो आज तो आपको 50 क्वेश्चन मिल गया है सब फ्रेंड्स, फिर आपको नेक्स्ट टाइम सोचना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि आप लोग अगर हेल्प नहीं करोगे, कोऑपरेट नहीं करोगे, तो थोड़ा मुझे भी बुरा लगेगा ना, मैं भी तो इंसान हूँ, है ना। आप लोगों की तरह मैं भी कभी ना कभी सोचती हूँ, है ना, कि मैम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपको कभी कभी लगता है ना कि मैम सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो ऐसे मुझे भी तो लगता है मेरे फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वैसे मुझे मालूम है कि बहुत सारे साथी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा भी नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, तो समझिए कि आप लोग को सपोर्ट से ही सब कुछ होगा, है ना। जीवन में जो कुछ भी कोई भी बढ़ा आगे, तो हमेशा सपोर्ट से बढ़ा। ठीक, चलिए ज़्यादा ना बात करते हो, क्योंकि स्किप करने की बारी ना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। बच्चों को समूह में कार्य देना, मतलब बच्चों को ग्रुपिंग में आप कोई कार्य दे रहे हो, तो एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्यों है? इससे शिक्षा का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ हो जाते हैं। क्या रीजन होता है बताइए? इससे जो बच्चे क्या होते हैं, समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्यों है? इससे शिक्षा काम कम हो जाता है, या फिर छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति दी जाती है। फिर सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, या फिर बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ हो जाते हैं। क्यों बताइए? सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे से सीखते हैं ना, कोलैबोरेटिव लर्निंग के तहत बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से साथ में सीखते हैं, प्यार से सीखते हैं, भावनाएं में जागृत होती हैं, है ना। यहाँ पर बहुत सारे विकास यहाँ होते हैं ना। बच्चे ग्रुपिंग में सीखने से यहाँ पर चीटिंग नहीं करना है ना, फ्रेंड्स के साथ चीटिंग नहीं करना है, पेरेंट्स के साथ चीटिंग नहीं करना, बहुत सारी भावनाओं को वहाँ पर विकसित होता है, विकास होता है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। हमेशा जब बात आए ग्रुपिंग की, तो पॉजिटिव टर्म्स देखिएगा। एक दूसरे से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, परस्पर सहायता भी करते हैं ना। इससे शिक्षा काम कम हो जाता है, ये बात नहीं है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों को हावी होने की अनुमति होती है, ये भी सही नहीं है। अब बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ हो जाते हैं, ये भी नहीं है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं पानी पी लेते हैं, मुझे प्यास ज्यादा लग रही है। आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए, आप लोग आंसर भी कीजिए, ठीक है। ये ग्लूकोज मैंने बनाया है, ग्लूकोज बना करके पी रही हूँ, क्योंकि मुझे ग्लूकोज की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक, ये पानी नहीं है ना, और कुछ मत समझिएगा, है ना। तो इसका जो कलर चेंज है, इसमें ग्लूकोज मैंने मिलाया है, ऑरेंज है प्लस आपका ग्लूकोज है। ठीक, ग्लूकोज विटामिन डी, ठीक है। तो बीच में से पी लेती हूँ इसको मैं, तो मुझे उससे एनर्जी मिलती है। ठीक, देखिए मैम कितनी मेहनत कर रही हैं आप सबके लिए, है ना। चलिए, तो अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, है ना। ग्लूकोज पीना चाहिए, है ना, मैं तो मेरा फेवरेट है, मैं पीती रहती हूँ, है ना। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं बताइए? अध्यापिका क्या करती है? अध्यापिका ने ध्यान दिया इस चीज को, है ना। अध्यापिका ने गौर किया कि पुष्पा अपने किसी भी काम का समस्या समाधान के लिए क्या करती है कि एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन के हमेशा काम करती है। वो मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? पार्श्वकरण कहते हैं, पूर्व क्रियात्मक चिंतन कहते हैं, सहारा देना कहते हैं, फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। उसे क्या कहते हैं हम? जो उसको मार्गदर्शन को कहते हैं, जो मार्गदर्शन उसको मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है आपको? इसका फैल्डिंग मिल रही है, मतलब उसको सहारा मिल रहा है ना। इस समीपस्थ विकास का क्षेत्र मत कह दीजिएगा, है ना। यहाँ पर इसको नहीं कहना, ये राइट ऑप्शन आपका नहीं होगा, है ना। आपका डी होगा, सहारा मिल रहा है उसको, है ना। जो उसको हमेशा मार्गदर्शन मिल रहा है वो आपका सहारा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र वो कहलाता है जो उसके अंतर, जो उसके मतलब कि जो चीज सीख रही है, कुछ पार्ट वो खुद से सीखी है और कुछ पार्ट को सीखने के लिए उसको जो हेल्प मिलती है, वो आपका यहाँ पर समीपस्थ ZPD कहलाता है ना। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर पूरा जो पुष्पा करती है अपने आप,
उस समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं कर पाती है ना, फिर भी एक बेस्ट के साथी के मार्गदर्शन से उपस्थिति ऐसा कर लेती है ना। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए। उसको क्या मिल रही है, उस मार्गदर्शन जो उसको मिल रहा है वो सहारा मिल रहा है ना कि जेडपीडी नहीं मिल रही है। जेडपीडी एक क्षेत्र है ना, यहाँ पर इसका फोल्डिंग हो रही है, सहारा मिल रहा है, इसको फोल्डिंग मिल रही है, किसके द्वारा, एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर, उससे जो साथी वयस्क या उससे जो ज्यादा समझदार है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया माता पिता की जो भूमिका हो, अग्रोन्मुखी होने, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या फिर नकारात्मक, बताइए। जो पेरेंट्स की जो ड्यूटी होती है बच्चों को सीखने में, तो किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए, नकारात्मक होनी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए या अग्रोन्मुखी होनी चाहिए, बताइए आंसर कीजिए सभी लोग। और सभी साथी शेयर जरूर कर दीजिएगा है ना, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी ग्रुप में, जितने भी ग्रुप आपने ज्वाइन किया है सभी ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, स्टेटस में, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं ईमानदारी से। आपको एक काम शेयर करने के लिए कह रही हूं, ठीक है। चलिए बताइए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया माता पिता की जो भूमिका होती है वो अग्रोन्मुखी होना चाहिए है ना। कैसा होना चाहिए, अग्रोन्मुखी, मतलब क्या है कि सबसे आगे होना चाहिए है ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो पेरेंट्स बच्चे नहीं बता पाते है ना, छुपाते रहते एक दिन कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो जो सीखने की प्रक्रिया में बच्चों माता पिता को, हमें पेरेंट्स को समझना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को उनसे शेयर करने के लिए ऐसा कुछ माहौल बनाओ ताकि बच्चे आपसे, आजकल बहुत ऐसा देखने को मिल रहा है कि माता पिता से कोई बात बच्चे नहीं कहते बल्कि अदर वाले किसी से कह देंगे, लेकिन पेरेंट्स अपनी बात शेयर नहीं करते। तो आप लोग फ्रेंडली बिहेव कीजिए ताकि बच्चे आपसे कोई बात शेयर कर पाए, ताकि वो किसी और का शिकार ना हो पाए है ना। चलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने की वह अवधि, क्या कर, जब सीखने की वह अवधि, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तब क्या कहलाती है, सीखने का वक्र, सीखने का चक्र या फिर सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। सीखने की वह अवधि जो सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं करती है ना, कि मतलब आपने कोई पहले कुछ सीखा और आज वर्तमान में कुछ भी आपको नहीं याद है, तो वह क्या कहलाएगी, बताइए। तो वो हमने अभी देखा ना कि अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य, तो ये क्या हो जाएगा, सीखने का पठार, ये शून्य वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सीखने के पठार में ये ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य प्रकार होते हैं, तीनों है ना, सीखने के पठार के प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं ना। आपके विचार में इस संदर्भ में एक शिक्षक को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आज भी ऐसे बच्चे हैं कि जो बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो क्या करती हैं, घर में खाना बना करके आती हैं और जब स्कूल से जाएंगी तब भी खाना बनाती है ना। जनरली ऐसे लड़कियों के साथ होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। वर्तमान में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे आज भी ऐसी जगह है जहाँ होते हैं ना। तो वैसे कॉर्पोरेट का लड़का और लड़की समान भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को कॉर्पोरेट का काम करना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य लड़की भी है और लड़का भी है ना। तो कुछ ऐसे होता है, हर जगह नहीं होता है, हर जगह नहीं कहते, लेकिन कुछ % ऐसा होता है ना। तो आपके विचार में क्या होना, शिक्षक को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। शिक्षकों को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो, है ना। क्योंकि आपको मालूम है कि बच्चों कुछ काम घर में भी हो जाता है, तो कुछ आपको होमवर्क कैसे, किस टाइप का देना चाहिए, ऐसा देना चाहिए कि जो कि अधिगम को बच्चों घरेलू जीवन से जोड़े। या फिर सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुके, ये करना चाहिए। या फिर आपका थर्ड कह रहा है बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगाने की बात तो बिल्कुल रॉन्ग है। ये आप नहीं सजेशन कर सकते हो कि आप बच्चे का ट्यूशन लगा दो, है ना, ये नहीं कह सकते हो आप, है ना। और यहाँ पर क्या कह रहा है फोर्थ, उसे अपने बच्चों को कठोर दंड की बात भी नहीं करनी है आपको, दंड की बात भी, ये दोनों बिल्कुल आपके रॉन्ग हो गए हैं। ट्यूशन की बात और दंड के कारण दोनों रॉन्ग ऑप्शन हो गए, ठीक। चलिए अब देख लीजिए फर्स्ट सेकंड, देख लीजिए क्या यहाँ पर है, फर्स्ट और सेकंड में क्या है। यहाँ फर्स्ट पहले सेकंड देख लीजिए क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर तक रुके। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आपको फिक्स नहीं करना है कि मैं आपको ये क्वेश्चन करने के लिए 50 क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बोल दूं कि आप 12 बजे तक आपको जगना, इसके पहले आपको नहीं सोना। मैं ऐसा कुछ यहाँ पर फिक्स नहीं करूंगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपके हिसाब से आप खुद मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या आ जाएगा आपको राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। क्या कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर, शिक्षकों को गृह कार्य देना चाहिए
चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो, है ना। ऐसा यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रियल लाइफ की। ये घरेलू जीवन है ना, घरेलू जीवन से जोड़ा, रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए ऐसा काम करवाना चाहिए बच्चे के रियल लाइफ से जोड़ता हो। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट